रुको, अब बायोलॉजी को अब रटना बंद करो, इजी लैंग्वेज में समझो, एकदम मूवी जैसे याद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, बोधलोक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में जनन। इसे हम बहुत आसान भाषा में तोड़ के सभी पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो सीधे तौर पर पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो कक्षा 10 और 12 की एनसीईआरटी जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हैं। सही कहा। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझें, वो भी बिना किसी भारी भरकम शब्दावली में उलझे। बिल्कुल। तो जनन या रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सतह पर ये सिर्फ नए जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया लगती है। हाँ, लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर जाएं, तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं में मौजूद डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की एक कॉपी बनने से शुरू होती है। डीएनए की कॉपी बनना, मतलब इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई फोटोकॉपी मशीन चल रही हो। हाँ, बिल्कुल, एक बायोलॉजिकल फोटोकॉपी मशीन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये फोटोकॉपी कभी भी 100% हूबहू नहीं होती। यही बात मुझे भी बहुत रोचक लगी। जब कोशिकाएं डीएनए की कॉपी बना रही होती हैं तो उस रासायनिक प्रक्रिया में हमेशा थोड़ी सी विभिन्नता या जिसे हम वेरिएशन कहते हैं वो आ ही जाती है। एकदम सही। और परीक्षा के लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि यही विभिन्नता प्रजातियों के जीवित रहने का सबसे बड़ा हथियार है। इसे हम एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पुरानी रेसिपी से कोई डिश बनाई जा रही है। हर बार जब वो डिश बनती है तो स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। कभी नमक थोड़ा कम तो कभी कोई मसाला ज्यादा। बिल्कुल। और मान लीजिए पर्यावरण में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ जाए, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए। अगर सभी जीवों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होगा तो उस गर्मी से सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि डीएनए कॉपी होते समय थोड़ी विभिन्नता आ गई थी तो हो सकता है कि कुछ जीवों में वो नया मसाला उन्हें उस भयानक गर्मी को सहने की ताकत दे दे। यही विभिन्नता इवोल्यूशन या विकास का असल इंजन है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। खैर, अब जनन के तरीकों की बात करें तो स्रोतों के अनुसार जीवों की संरचना के आधार पर इसके दो मुख्य तरीके हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें केवल एक ही जनक या पेरेंट की जरूरत होती है। मतलब किसी जोड़ीदार की तलाश नहीं करनी हाँ, पड़ती। इसमें कोई युग्मक या गैमीट नहीं बनते और जो संतान पैदा होती है वो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक जैसी होती है, एक तरह से क्लोन। क्लोन। तो चलिए इसे परीक्षा के लिहाज से 3 आसान उदाहरणों से समझते हैं। पहला है अमीबा में बाइनरी फिजन या द्विखंडन। अमीबा का उदाहरण बहुत ही सीधा है। जब उसे विभाजित होना होता है तो सबसे पहले उसके बीच का केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो खिंचकर लंबा होने लगता है। और मैं बता दूं कि इस केंद्रक के बंटने की प्रक्रिया को न्यूक्लियोकाइनेसिस कहते हैं। बिल्कुल। एक बार जब केंद्रक 2 हिस्सों में बढ़ गया तो फिर उसका कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बीच से दबकर 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। और एक अमीबा से 2 नई संतति कोशिकाएं तैयार हो जाती हैं। बहुत ही सुलझी हुई प्रक्रिया है। हाँ। अब दूसरा तरीका देखते हैं, मुकुलन या बडिंग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हाइड्रा है। हाइड्रा, पानी में पाए जाने वाला वो छोटा सा जीव। जब हाइड्रा बड़ा होता है तो उसके शरीर के निचले हिस्से पर एक छोटा सा उभार या मुकुल निकल आता है। सही कहा। यह उभार धीरे धीरे बड़ा होता है और एक नन्हा हाइड्रा बन जाता है। और जब ये पूरी तरह विकसित हो जाता है तो अपने जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीने लगता है। सोचिए अगर इंसानों में ऐसा होता है कि कंधे पर एक छोटा सा रूप उगाए तो क्या ही बात होती। वो तो है। लेकिन अलैंगिक जनन में एक तीसरा तरीका भी है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। हाँ, प्लेनेरिया की कहानी तो किसी जादू जैसी है। मान लीजिए किसी दुर्घटना की वजह से एक प्लेनेरिया 3 टुकड़ों में कट जाता है। सामान्य तौर पर लगेगा कि जीव खत्म हो गया, लेकिन यहाँ उसका हर एक टुकड़ा विकसित होकर एक नया पूरा जीव बन जाता है। मतलब आपने उस जीव को मारा नहीं, बल्कि उसे 3 जीवों में बदल दिया। परीक्षा के लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया कुछ विशेष कोशिकाओं द्वारा की जाती है। एकदम सही, जिन्हें स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। ये तेजी से विभाजित होकर पूरे शरीर को फिर से बना देती हैं। अब ये तो बात हुई सरल जीवों की, लेकिन जटिल जीवों में, जैसे कि मानव में जनन कैसे होता है? यहाँ आता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसमें दो जनकों यानी नर और मादा की भागीदारी होती है। दोनों के शरीर में युग्मक बनते हैं और जब ये मिलते हैं तो संतानों में बहुत अधिक विभिन्नता पैदा होती है। और यही भारी विभिन्नता जटिल जीवों को बदलते पर्यावरण में पनपने की ताकत देती है। लेकिन मानव जनन तंत्र को समझने से पहले हमें किशोरावस्था या प्यूबर्टी के हार्मोनल बदलावों को समझना होगा। हाँ, प्यूबर्टी के दौरान शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना और लड़कियों में स्तनों के आकार में वृद्धि होना। ये सब हमारे मस्तिष्क से शुरू होता है। GnRH नाम का एक हार्मोन मैसेंजर की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये हार्मोन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स को सक्रिय कर देता है, जो शरीर को जनन के लिए परिपक्व बनाते हैं। तो चलिए अब सीधे नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना पर आते हैं। ये तंत्र श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन में होता है। इसका सबसे मुख्य हिस्सा है एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस, जो वृषण कोश यानी स्क्रोटम में शरीर के बाहर लटकते रहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा एग्जाम पॉइंट है। वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणुओं या स्पर्म्स के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश एक प्राकृतिक एसी की तरह इस कम तापमान को बनाए रखता है। बहुत ही सटीक डिजाइन है प्रकृति का। अगर वृषण के अंदर देखें तो लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं। और इनके अंदर कुंडलित नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। यहीं पर शुक्राणु बनते हैं और सर्टोली कोशिकाएं, जिन्हें हम शुक्राणुओं की नर्स कह सकते हैं, वे इन नए शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। नर जनन तंत्र के बाद अब मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। इसके प्रमुख अंग हैं एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरीज। ओवरीज का काम है अंडे या ओवा का निर्माण करना। अंडाशय के ठीक ऊपर फेलोपियन ट्यूब होती है जो गर्भाशय या यूट्रस तक जाती है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। निषेचन यानी नर और मादा युग्मक का मिलन गर्भाशय में नहीं होता है। बिल्कुल, ये मिलन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। गर्भाशय तो वो जगह है जहाँ निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है। अब युग्मक निर्माण यानी गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं। नर और मादा में ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। ये जीव विज्ञान के सबसे दिलचस्प अंतरों में से एक है। नर में स्पर्मेटोजेनेसिस किशोरावस्था में शुरू होता है और बुढ़ापे तक निरंतर चलता रहता है। लेकिन माताओं में oogenesis यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया का समय बिल्कुल अलग है। ये भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाता है। सोचिए, जब एक बच्ची अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण होती है, तभी उसके अंडाशयों में ये अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। जन्म के बाद कोई नया अंडा नहीं बनता और लगभग 50 वर्ष की आयु के आसपास ये प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। अब निषेचन से लेकर भ्रूण के विकास तक का सफर तय करते हैं। जब शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में अंडाणु से मिलते हैं तो वे जुड़कर एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं। और इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। यह एक ऐसा वैज्ञानिक तथ्य है जिस पर समाज में बहुत गलतफहमियां हैं। महिलाओं में केवल X क्रोमोसोम वाले अंडे बनते हैं, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन पुरुषों के शुक्राणुओं में X या Y दोनों हो सकते हैं। अगर X वाला शुक्राणु अंडे से मिलता है तो लड़की जन्म लेती है, क्योंकि क्रोमोसोम XX हो जाते हैं। और अगर Y वाला शुक्राणु मिलता है तो लड़का जन्म लेता है, यानी XY। विज्ञान के अनुसार बच्चे का लिंग पिता के क्रोमोसोम से तय होता है, माता से नहीं। यह एक बहुत ही अहम सामाजिक और वैज्ञानिक संदेश है। अब जाइगोट के सफर को आगे बढ़ाते हैं। वह जाइगोट विभाजित होकर 2, 4, 8 और फिर 16 कोशिकाएं बनाता है। इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर यह एक गेंद जैसा ब्लास्टोसिस्ट बनकर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है तो एक विशेष ऊतक बनता है, प्लेसेंटा। ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेसेंटा का काम बहुत ही शानदार है। ये माँ के रक्त से ऑक्सीजन और पोषण लेता है और भ्रूण तक पहुंचाता है, और भ्रूण का जो भी अपशिष्ट है उसे वापस बाहर निकालता है। लेकिन क्या हो अगर फेलोपियन ट्यूब में अंडे का निषेचन हो ही ना? अगर अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी और रक्त से भरी अंदरूनी परत की जरूरत नहीं रहती।
वो परत टूट जाती है और रक्तस्राव होता है। इसे ही मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह चक्र लगभग 28 दिनों का होता है। और अगर निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था यानी जेस्टेशन पीरियड शुरू होता है, जो मानव में 9 महीने का होता है। 9 महीने बाद जन्म की प्रक्रिया होती है, जिसे पार्चुरेशन कहते हैं। यह एक जटिल न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र द्वारा प्रेरित होती है। इसमें कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और खासकर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अहम भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकोड़ता है, जिससे शिशु बाहर आता है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान या लैक्टेशन का चरण आता है। माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो नवजात शिशु को बाहरी बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये प्रकृति का पहला टीका है। बिल्कुल। अब हमने जनन की प्रक्रिया तो समझ ली, लेकिन एनसीईआरटी में एक और बहुत जरूरी पहलू है, प्रजनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना है। सुरक्षित यौन संबंधों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि एड्स और गुनोरिया जैसे यौन संचारित रोगों यानी एसटीडीज से बचा जा सके। इसके साथ ही अनचाहे गर्भ को रोकना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए विज्ञान ने कई गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव उपाय दिए हैं, जैसे कि कॉन्डम, जो एक अवरोधक की तरह काम करते हैं, ओरल पिल्स, जो हार्मोन बदलकर अंडे को निकलने से रोकती हैं, और कॉपर्टी जैसे उपकरण भी है जिन्हें गर्भाशय में लगाया जाता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा या सर्जिकल तरीके भी हैं। पुरुषों में नसबंदी यानी वेसेक्टमी और महिलाओं में नलबंदी यानी ट्यूबेक्टमी। इन उपायों से हम जनसंख्या को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। स्रोतों में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोककर समाज में संतुलित लिंग अनुपात बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। जनन सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह समाज की सेहत का भी आईना है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। कैसे एक सूक्ष्म डीएनए की कॉपी बनने से बात शुरू होती है और एक पूरा मानव शरीर बन जाता है। इस पूरी बातचीत में एक बात जो बहुत ही गहराई से सोचने वाली है, वह है विभिन्नता या वेरिएशन। हाँ, जो डीएनए कॉपी करने के दौरान आती है। जरा सोचिए, धरती पर जब पहली बार जीवन की शुरुआत हुई होगी, तब से लेकर आज तक हर पीढ़ी में जो थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं आईं, उसी कॉपी करने की खामी ने आज हमें इस जटिल और समझदार इंसान के रूप में विकसित किया है। ये बहुत ही अद्भुत विचार है। क्या ये कहना गलत होगा कि डीएनए कॉपी करने की वो खामी प्रकृति का सबसे खूबसूरत डिफेक्ट है? अगर वो ना होता तो आज हम यहाँ होते ही नहीं। सच में प्रकृति की खामियों में ही हमारे विकास का पूरा रहस्य छिपा है। इसी शानदार और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम ज्ञान के सफर को यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। अगली किसी और गहन चर्चा में फिर से मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और जीवन के इन चमत्कारों पर विचार करते रहिए।